ये कहानी जो की है, जो कि एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है। उसके दिल में एक गिल्ट है जिस बारे में वो किसी से डिस्कस नहीं करता। उसके खिलाफ एक मुकदमा भी चल रहा है जिससे वो जल्द से जल्द रिहा होना चाहता है। पार्ट टाइम इस वक्त वो 911 जो कि इमरजेंसी कॉल सेंटर है वहां पर जॉब करता है। जॉब के दौरान उसे एक लड़की का कॉल आता है जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द गिल्टी। कहानी की शुरुआत होती है 911 कॉल सेंटर से, जहां पर जो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो यहां पर नाइट शिफ्ट में कुछ वक्त के लिए काम कर रहा है। जो पहले एक पुलिस ऑफिसर था लेकिन उससे कुछ गलती हो गई जिस वजह से कोर्ट में उसका केस चल रहा है जिसकी कल आखिरी सुनवाई है। अगर वो बेगुनाह साबित हो गया तो फिर से वो पुलिस ऑफिसर की जॉब को ज्वाइन कर सकता है। उसकी वाइफ ने भी उसे छोड़ दिया है। उसकी एक बेटी भी है जिसे उसकी वाइफ अपने साथ ले गई। वो जो को उसकी बेटी से नहीं मिलने देती। जो की जिंदगी में काफी संघर्ष वाला वक्त चल रहा है। बार बार एक रिपोर्टर का उसे कॉल आता है जो की स्टोरी को जानना चाहती है और जो उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि वो अपने केस को समाज में पब्लिक के सामने उछालना नहीं चाहता। इसके बाद जो अपनी वाइफ को कॉल करता है ताकि वो अपनी बेटी से बात कर सके, पर उसकी वाइफ उसके कॉल को रिसीव नहीं करती। जो एक बार फिर से अपने काम पर लग जाता है और अब उसे एमिली नाम की एक लेडी का कॉल आता है जिसके बात करने का तरीका बहुत अजीब होता है। वो इस तरह से बात कर रही होती है जैसे कि वो अपने बेटे से बात कर रही है। जो को कुछ समझ नहीं आता लेकिन जो इसके लिए यूज्ड टू है क्योंकि कई बार लोग मजाक में इस तरह के कॉल कर देते हैं। लेकिन जो एक बात को नोटिस करता है कि एमिली की आवाज में बहुत दर्द है। वो फोन रखने वाला होता है तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आती है जो एमिली को फोन रखने के लिए कह रहा होता है। जो समझ जाता है कि उसे किडनैप किया गया है। वो एमिली से पूछता है, क्या तुम्हें किडनैप किया गया है? एमिली हाँ में जवाब देती है। जो कहता है कि मैं जो भी तुमसे पूछूं उसका हाँ या ना में जवाब देना। वो एमिली से बहुत सारे सवाल पूछता है जिससे जो को समझ में आ जाता है कि किसी अपने ने ही उसे किडनैप किया है और अब जो को उसे बचाना होगा। इसीलिए उसके फोन को ट्रेस करके वो उसकी लोकेशन को देखता है जिससे उसे पता चलता है कि कोई एमिली को गाड़ी से हाईवे से शहर के बाहर की तरफ ले जा रहा है। वो एमिली के कॉल को होल्ड पर रखकर पुलिस की पेट्रोलिंग कार को कॉल करता है और उन्हें एमिली के बारे में सब कुछ बताता है। तभी उसकी वाइफ का उसके मोबाइल पर कॉल आ जाता है पर वो कॉल रिसीव नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त उसे एमिली को किसी भी कीमत पर बचाना है। इसके बाद फिर से वो एमिली से कई सारे सवाल पूछता है जिससे उसे पता चल जाता है कि वो व्हाइट कलर की वैन में है। और जब एमिली हाँ और ना में जवाब दे रही होती है तभी गलती से उसके मुंह से वैन निकल जाता है। इसीलिए जिस आदमी ने उसे किडनैप किया है वो समझ जाता है कि एमिली ने अपने बेटे को नहीं बल्कि किसी और को कॉल किया है। फोन कट करने से पहले जो से कहता है कि जब भी तुम दोबारा 911 पर कॉल करो तो कह देना कि तुम्हें जो से बात करनी है ताकि तुम्हें दूसरे ऑफिसर को सब कुछ शुरू से ना समझाना पड़े। इसके बाद एमिली फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। हालांकि जो का काम अब खत्म हो चुका है लेकिन वो एमिली को बचाना चाहता है इसीलिए बार बार वो उसकी गाड़ी को ट्रैक कर रहा होता है। साथ ही हाईवे पर जो पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती है जिन्हें जो ने उस वैन के बारे में एमिली के बारे में सब कुछ बताया है उन्हें एक सफेद रंग की वैन मिल जाती है पर यह वैन गलत होती है। एमिली इस वैन में नहीं है। दरअसल कई सारी हाईवे पर सफेद रंग की वैन गुजरती रहती है और जब तक इन्हें वैन का नंबर पता नहीं चलेगा तब तक ये एमिली की वैन को नहीं ढूंढ सकते। इस बात से जो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो एमिली की मदद करना चाहता, उसे बचाना चाहता है। उसके पास एमिली का मोबाइल नंबर आ चुका है जिससे वो एमिली की सारी डिटेल्स निकालता है। उसके घर का फोन नंबर और उसकी पूरी डिटेल्स उसके पास है। वो उसके घर के फोन पर कॉल करता है। वो कॉल उसकी 6 साल की बेटी उठाती है जो उससे बात करता है। वो बच्ची बताती है कि घर पर मेरा छोटा भाई है, इसके अलावा कोई नहीं है। मेरे डैड आए थे जो मॉम को अपने साथ ले गए। वो अपने डैड का नाम हेनरी फिशर बताती है। उसे अपने डैड का नंबर भी याद होता है जो वो जो को बता देती है। जो उस नंबर से उसकी गाड़ी का पता लगा लेता है कि उसकी गाड़ी का नंबर क्या है। साथ ही उसे पता चलता है कि हेनरी के ऊपर पहले भी असॉल्ट के केस हैं
और अब वो उस बच्ची से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे घर पर किसी को भेज रहा हूँ। दरअसल वो दोनों बच्चे घर पर अकेले होते हैं, इसीलिए जो को उनकी भी चिंता है। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद हाईवे पर जो पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती है वो उन्हें वैन का नंबर देता है। साथ ही वो एक दूसरे विभाग को कॉल करता है और कहता है कि 2 बच्चे घर पर अकेले हैं, मैं चाहता हूं कि तुम वहां पर किसी को भेज दो। पर इस वक्त जितनी भी रेस्क्यू टीम्स होती हैं वो सब की सब बहुत बिजी हैं, क्योंकि शहर के साथ ही जो जंगल है वहां पर आग लग चुकी है। आग की वजह से कई लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ रहा है और जितनी भी रेस्क्यू टीम होती है वो सब उनकी मदद के लिए तैनात हैं। एक बार फिर से उसे रिपोर्टर का कॉल आता है जो उसके बारे में जानना चाहती है, पर वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता। वो बहुत परेशान है, इसीलिए वो एक दूसरे कमरे में चला जाता है। वहां से वो अपने दोस्त सार्जेंट को कॉल करता और कहता है मैं चाहता हूं कि तुम एक टीम को एमिली के घर भिजवा दो, क्योंकि उसके बच्चे अकेले हैं, और दूसरी टीम को उसके हस्बैंड के घर यानी कि हेनरी के घर। लेकिन सार्जेंट उसे समझाता है कि ये इलीगल है, हम प्राइवेटली ऐसा नहीं कर सकते। वैसे भी कल तुम्हारे केस की सुनवाई है, अगर तुमने कुछ ऊपर नीचे किया तो तुम्हारा केस एक बार फिर से तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। जो को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि 10 मिनट बाद मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, इसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। फोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद वो एक बार फिर से एमिली के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल होता है। जिसके बाद वो अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसकी वाइफ उसका कॉल रिसीव करती है और कहती है कि इतनी रात को तुम्हें कॉल नहीं करना चाहिए। दरअसल इस वक्त रात के 2 बज रहे होते हैं, इसीलिए वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। और अब जो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो किसी भी तरह से एमिली की मदद करना चाहता है, इसीलिए वो अपने पर्सनल नंबर से हेनरी को कॉल कर देता है और उससे एमिली के बारे में पूछता है। हेनरी कहता है कि मुझे एमिली के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी गाड़ी से एमिली को हाईवे से शहर के बाहर ले जा रहे हो, तो वो उसके फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। जो एक बार फिर से उसे कॉल लगाता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। और अब जो अपने कोलीग को कॉल करता है जो इस वक्त बाहर में बैठा है। वो बहुत परेशान होता है क्योंकि कल उसे जो के लिए कोर्ट में झूठी गवाही देनी है। वो जो से कहता है कि मेरी जॉब जा सकती है अगर किसी को पता चल गया कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ। जो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो उसे एमिली के पूरे केस के बारे में बताता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एमिली के घर जाओ ताकि तुम्हें इस केस के बारे में कुछ पता चल सके। तभी एक ऑफिसर आती है जो से कहती है कि तुम्हारे लिए किसी छोटी बच्ची का कॉल है। वो समझ जाता है कि ये एमिली की बेटी का कॉल है। जो जल्दी उससे बात करता है। वो बच्ची बताती है कि हमारे घर के बाहर कोई है जो डोर बेल बजा रहा है। वो कहता है कि ये पुलिस की एक टीम है, मैंने इस टीम को भेजा है, तुम दरवाजा खोल दो। जो के कहने पर वो बच्ची दरवाजा खोल देती है। वहां पर पुलिस की जो टीम आई होती है वो जो को बताती है कि बच्ची के कपड़ों पर खून लगा है, लेकिन ये उसका खून नहीं है बल्कि उसके छोटे भाई का खून है जो कि बहुत छोटा था, लेकिन किसी ने उसके ऊपर चाकू से वार किया। उसकी मृत्यु हो चुकी है। दरअसल इस बच्ची ने पहले जो को बताया था कि मेरा छोटा भाई सो रहा है, पर वो सो नहीं रहा होता, उसकी मृत्यु हो चुकी है। जो ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और अब वो एक बार फिर से एमिली को कॉल करता है। इस बार कॉल लग जाता है। वो एमिली से पूछता है कि इस वक्त हेनरी कहाँ पर है। वो कहती है कि वो गाड़ी चला रहा है। वो पूछता है कि तुम कहाँ पर बैठी हो। एमिली बताती है कि मैं उसकी साइड वाली सीट पर बैठी हूँ। जो पूछता है क्या उसने सीट बेल्ट लगाई है। वो कहती है कि नहीं। जो कहता है सबसे पहले तुम सीट बेल्ट लगाओ, उसके बाद हैंड ब्रेक को खींच दो। वो ऐसा ही करती है और वैन नहीं पलटती, जिसके बाद वो एमिली को वैन की पिछली सीट पर डाल देता है। अब वो एक बार फिर से जो से बात करती है। जो पूछता है क्या तुम्हारे आसपास कोई भारी चीज है। वो कहती है कि यहाँ पर एक ब्रिक है। जो कहता है कि जब भी हेनरी तुम्हारे पास आए इस ब्रिक से उसके सर पर वार करना, वो यही डिजर्व करता है। एमिली कहती है लेकिन हेनरी इतने गुस्से में क्यों है, मैंने तो सिर्फ अपने बेटे के पेट से सांप निकाले थे। जिसके बाद वो चुप हो गया। ये सुनकर जो हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो एमिली से कहता है कि मुझे सब कुछ डिटेल्स में बताओ। एमिली कहती है कि मेरा छोटा बेटा सुबह से रो रहा था, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे लगा कि उसके पेट में सांप है, इसीलिए चाकू से मैंने उसके पेट को काट कर सांप को बाहर निकाल दिया। जिसके बाद वो पूरी तरह से शांत हो गया और अब जो समझ जाता है कि उसके हस्बैंड हेनरी की कोई गलती नहीं है, उसी ने अपने बेटे को मारा है। इसीलिए हेनरी उसे घर से ले गया ताकि उसकी बेटी सुरक्षित रह सके।
और अब जब हेनरी उसके पास आ रहा होता है तो अपने सामने पड़ी ब्रिक यानी कि ईंट को उसके सर पर मारती है, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए जो ने कहा था। उसके ऊपर हमला करके एमिली वहां से भाग जाती है। जो सब कुछ फोन पर सुन रहा होता है। दरअसल ये जो की गलती है, जो ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। और अब जो के उस कोलीग का कॉल आता है जिसे उसने एमिली के घर पर भेजा था। वो बताता है कि एमिली पहले मेंटल हॉस्पिटल में थी, पर हेनरी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसके इलाज को अफोर्ड कर पाता, इसीलिए वो उसे घर पर ले आया। और अब जब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है तो हेनरी उसे अपने घर से दूर ले गया। जो को समझ में आ जाता है कि हेनरी उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जा रहा था, इसीलिए वो हेनरी को कॉल करता है। हेनरी के सर से बहुत खून निकल रहा होता है। उसे सिर्फ अपनी बेटी की चिंता है, वो सिर्फ अपने घर जाना चाहता है। जो को एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर उसने इंटरफेयर नहीं किया होता तो जो उसे अब तक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा चुका होता। वो एमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके कॉल को रिसीव नहीं करती। कुछ देर के बाद एक ऑफिसर उसे बताता है कि तुम्हारे लिए एमिली नाम की लड़की का कॉल आया है। हालांकि जो की शिफ्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को अभी ऑफ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अब हेनरी की मदद करना चाहता है। इसीलिए वो एमिली से बात करता है। एमिली बताती है कि मैं हाईवे पर एक ब्रिज के ऊपर हूँ, मेरे कपड़ों पर खून लगा है, ये खून किसका है? जो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। बातों ही बातों में एमिली को याद आता है कि ये उसी के बेटे का खून है। वो कहती है कि शायद मैंने अपने बेटे को मार दिया, मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है, मैं अब इस ब्रिज से कूदने वाली हूँ। जो कहता है कि तुम ऐसा मत करना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब भी तुमसे प्यार करते हैं, इसमें सारी गलती मेरी है। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सच में जो की गलती होती है। जो ने दूसरी टीम को इन्फॉर्म कर दिया होता है जो अब जल्दी एमिली तक पहुंचने वाली है, और तब तक उसे एमिली को अपनी बातों में उलझा कर रखना होगा। वो एमिली से कहता है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। 8 महीने पहले मैंने गुस्से में एक 19 साल के लड़के को गोली मार दी थी। कल मेरी कोर्ट में आखिरी सुनवाई है। मैंने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठे गवाहों को इकट्ठा किया है जो मेरे लिए गवाही देंगे, शायद जिसके बाद मैं बेगुनाह साबित हो जाऊं, मुझे मेरी जॉब वापस मिल जाए। उन गवाहों में एक गवाह उसकी वाइफ भी होती है। हालांकि उसकी वाइफ अब उसे पसंद नहीं करती, और एक यही कारण होता है कि उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया। उसकी वाइफ ये भी नहीं चाहती कि उसकी बेटी उससे मिले, क्योंकि उसे पता है कि जो ने जो कुछ किया वो गलत था। भले उस वक्त वो ड्यूटी पर था, पर उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था। देखा जाए तो एमिली और जो दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं। इन दोनों को अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन एमिली को जब अपनी सच्चाई का पता चला तो वो अपने आप को सजा देना चाहती है, जबकि जो इसके विपरीत है। उसे पता है कि उसने गलती की है, लेकिन वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठे गवाहों को इकट्ठा कर रहा है। जो ये सब बातें एमिली को बताता है, जिससे उसका दिल थोड़ा सा हल्का हो जाता है, क्योंकि 8 महीने में पहली बार उसने ये सारी बातें किसी को बताई हैं। और अब जो को पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि पुलिस एमिली तक पहुंच चुकी है। एमिली कहती है कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, मैं ब्रिज से कूदना चाहती हूँ। इसके बाद वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। जो को लगता है कि आज जो कुछ हुआ है इसमें उसी की गलती है। वो बार बार एमिली को कॉल करता है, लेकिन फाइनली पुलिस वाले कॉल को रिसीव करते हैं और बताते हैं कि एमिली ब्रिज से कूदने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करती हमने उसे पकड़ लिया। ये सुनकर जो को बहुत रिलीफ मिलता है। साथ ही जो को ये भी बताया जाता है कि एमिली का जो बेटा है वो अब भी जिंदा है। हालांकि वो बहुत जख्मी है, लेकिन उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। जो को बहुत अच्छा लगता है कि आज उसकी वजह से 2 लोगों की जान बच गई, पर उसे इस बात का भी एहसास होता है कि 8 महीने पहले जिस लड़के को उसने मारा था उसने उसके पूरे परिवार को एक तरह से बर्बाद कर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास है। वो अपने कॉलीग को कॉल करता है जो कल उसके लिए झूठी गवाही देने वाला था। वो कहता है कि तुम झूठी गवाही मत देना, जो कुछ हुआ था वो बिल्कुल सच बता देना। वो कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारी जॉब तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगी, तुम्हें जेल हो सकती है। जो कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इसके बाद वो सभी गवाहों को कॉल करता है और कहता है कि कोई झूठी गवाही नहीं देगा। साथ ही वो उस न्यूज रिपोर्टर को भी कॉल करता है जो बार बार उसे उसकी स्टोरी जानने के लिए कॉल करती थी। अब जो उसे सब कुछ सच बता देता है। अगले दिन कोर्ट में फैसला उसके खिलाफ आता है, लेकिन जो खुश है
उसके दिल में एक तसल्ली है कि उसने सच कहा। जो गलती उसने की थी अब उसे उसकी सजा मिलेगी। उसके दिल में जो गिल्ट होता है अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।